हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। बिहार के सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। बिहार सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड हो चुका है। बिहार का इतिहास भी हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल के बारे में। बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। बिहार जो है एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। बिहार जो है भारत के पूर्वी में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार का भौतिक विभाजन: पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। बिहार को जो है हम 3 भागों में पढ़ेंगे: पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, और मैदानी उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। बिहार का भौतिक विभाजन: उत्तर में गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। बिहार से जो है गंगा नदी बीचों बीच निकलती है। उसके दक्षिण में सोन नदी, अंका मैदान, दक्षिणी पठारीय क्षेत्र और मगध का मैदान, गंगा सोन दोआब, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी, रामनगर दून। पर्वतीय तराई क्षेत्र: पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी: यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सोमेश्वर श्रेणी जो है भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीयक काल में हुआ था। ये पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी 874 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। रामनगर दून: रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिणी क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी सतपुर 242 के निकट है। हड़हा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। हड़हा नदी जो है रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद दून घाटी: यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। दून घाटी जो है सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। दून घाटी को दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। मैदानी क्षेत्र: बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। बिहार के कुल भूभाग का 96% जो है भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसे मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अवस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: उत्तरी गंगा का मैदान: यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है।
इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पूर्व और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है और इसे रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि से विभाजित है। घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिण पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है और इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंका मैदान। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंका मैदान। पठार। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एक पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं: धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानों में कौन सा जिला आता है? मुंगेर, जमुई, नवादा और गया आदि। विंध्य चट्टानों में कैमूर और रोहतास। धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और विंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौड़ गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी चट्टानें, क्वाटरनरी मैदान भाग और विंध्य चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें। विंध्य चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें जो है दक्षिण में है। धारवाड़ का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और विंध्य का प्री कैम्ब्रियन काल में। धारवाड़ और विंध्य का प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। टर्शियरी का निर्माण प्लीस्टोसीन और क्वाटरनरी का प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। इसका क्षेत्र धारवाड़ का जो क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर आदि। विंध्य का कैमूर, रोहतास। टर्शियरी का पश्चिमी चंपारण और क्वाटरनर का गंगा का मैदान। विशेषताएं: धारवाड़ बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र और विंध्य दूसरी प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है विंध्य। और टर्शियरी सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र
सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र और क्वाटरनरी बिहार का अधिकांश भाग मैदान और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्वाटरनर बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। जलवायु वेत्ता क्षेत्र और संकेतक। कोपेन उत्तरी बिहार में कहेंगे CWG और दक्षिणी बिहार में AW। त्रिवार्था उत्तरी बिहार में CAW और दक्षिणी बिहार में AW। थॉर्नवेट उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में CBW और शेष बिहार CAW। बिहार के सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून तक स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान जो है गया का है, 47 सेल्सियस है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून होता है। बिहार में जो है मानसून का प्रवेश मध्य जून होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में जो है जुलाई और अगस्त में ज़्यादा वर्षा होता है। बिहार के औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 215 सेमी जिले में तथा सबसे कम वर्षा जहानाबाद 57 सेमी जिले में हुई है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुल भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु इस काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। बिहार में जो है रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है ठंड। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये सारा जोन 1 में आता है, जोन 2 और जोन 3 और जोन 4। जोन कुल जिलों का नाम और विशेषताएं। जोन फर्स्ट में जो है 13 जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। इसकी विशेषताएं, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेमी तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसल गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि। जोन सेकेंड में 8 जिले हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इसकी विशेषताएं, यहाँ जो है
औसत वर्षा 120 से 140। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जोन 3A में 6 जिले भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इसकी विशेषताएं: यहाँ औसत वर्षा 95 से 115। यहाँ बांगड़ मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि। जोन 3B में 11 जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। यहाँ भी 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बांगर मिट्टी की प्रधानता और गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि फसलें। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानीरा नदियाँ हैं। ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टे बनाती है और ये नदियाँ छोटा डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ वाल्व अवस्था में होती है। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में होती है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। बिहार की नदियों का मैप। नदी उद्गम, संगम मुहाना और बिहार में लंबाई। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड और मुहाना बंगाल की खाड़ी। बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। घाघरा का उद्गम स्थल तिब्बत में है और संगम गंगा सारण बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल और मुहाना गंगा सोनपुर 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंडक उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी, संगम गंगा खगड़िया, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। बागमती का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल, संगम कोसी 394 किलोमीटर। कमला का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल, मुहाना कोसी। कोसी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ नेपाल और संगम गंगा कुर्सेला कटिहार, इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। महानंदा का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी, मुहाना गंगा मालदा। कर्मनासा का उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी और मुहाना चौसा गंगा चौसा। सोनपुर का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, गंगा दानापुर। पुनपुन का उद्गम स्थल झारखंड पलामू और संगम गंगा फतुहा। फल्गु निर्जना छोटानागपुर पठार और पुनपुन नदी के साथ गंगा में अजय जमुई गंगा पश्चिम बंगाल। क्यूल हजारीबाग झारखंड और संगम गंगा लखीसराय। सकड़ी छोटानागपुर पठार और क्यूल नदी के साथ गंगा में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार की इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण
में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगड़ा, करनाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में, सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरा और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गोर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोड़, तिउड़, धनौती आदि है। बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पेन्नौर, नागड़, बालासर, मेची है। कर्नासा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा बक्सर से गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्नासा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले, झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डोरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज, रोहतास बाणसागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मुरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है तथा पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर नदियाँ पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, मोकामा गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी और हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी, गया फल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं
में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी के बारुण के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई है। पूर्वी सोन नदी इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि सिंचाई की जाती है। पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। सोन नदी, जलाशय और बांध। सोन नदी पर 2 जलविद्युत केंद्र, डेहरी जलविद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारुण जलविद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल का संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार में प्रमुख जलप्रपात और जिला का कोलत जलप्रपात जो है नवादा, दुर्गावती जलाशय रोहतास सबसे ऊंचा, करुणासा जलप्रपात बक्सर, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास और तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास। धुआंकुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी ये सब जो है सासाराम के रोहतास में है। जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। बिहार की प्रमुख झील और जिला। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगाबिल, घोगाबिल कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। बिहार की प्रमुख नहरें, नहर, नदी और लाभान्वित क्षेत्र। त्रिवेणी गंडक, तिरहुत गंडक और दोन गंडक। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सब लाभान्वित क्षेत्र है। पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। राजपुर, कोसी, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय।
पूर्वी सोन, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल लाभान्वित क्षेत्र। पश्चिमी सोन, रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड अवस्थिति और जलकुंड। राजगीर ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड। सप्तहारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्यकुंड और नानक कुंड। मुंगेर लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, 75 कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भराड़ी कुंड। गया अग्निकुंड। बिहार की मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी, टाल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, कड़ैल, कैवाल मिट्टी, लाल पीली बलथर मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वतपादीय मिट्टी, पीडमोंट। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है और कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ बांगड़ मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सासाराम, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीफा की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगाड़ी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरकता शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है।
पुरानी जलोढ़ कड़ैल केबाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। लाल पीली बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लिटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी के मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीव। बिहार एक मानसून प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। आंध्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आंध्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आंध्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सेवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, खाल, खेरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से चुन स्थान विशेषताएं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार के एकमात्र बाघ आरक्षय इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास कैमूर में है। 1504.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। 3.33 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है। 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है। 29.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार में मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं में भी पीड़ित होता है। बाढ़। बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं।
बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15 हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले 13 हैं। पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण: बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप: बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। जोन 5 अत्यधिक प्रबलता जिले किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 मध्य प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर। जोन 3 निम्न प्रबलता गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। चक्रवात: बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार: जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया।